अजय सर जी, इस कंसेप्ट में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, मगध और उसके बाद मौर्य के बारे में। मगध जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए रखता है, यह बिहार के लिए, बिहार स्पेशल के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान रखता है मगध साम्राज्य। ठीक है, तो मगध साम्राज्य का गठन कैसे हुआ, मगध साम्राज्य कैसे आया, उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम मगध साम्राज्य को हरेक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें मुख्यतः 3 वंशों की स्थापना हुई, जो हरेक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। ठीक है, इसका हम पृष्ठभूमि देखते हैं। पृष्ठभूमि महाभारत के अनुसार मगध में सबसे पुराना वंश जो था बृहद्रथ वंश था। ठीक है दोस्तों, बृहद्रथ वंश। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर ले। हमारा मिशन है बीपीएससी 67 और 68। अगर आप फाउंडेशन है 68 बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस चैनल से जुड़े। ठीक है, बृहद्रथ वंश का सबसे प्रतापी राजा जो था जरासंध था। हत्या भीम द्वारा की गई थी। ठीक है, और सहदेव शासक बना मगध का। ठीक है, मगध का शासक बना। महाभारत के अनुसार रिपुंजय अंतिम शासक था। ठीक है, रिपुंजय की हत्या दरबारी मंत्री पुलिक द्वारा की गई। पुलिक की हत्या भी महिया द्वारा की गई। महिया जो था वो बिंबिसार का पिता था। ठीक है, अब इससे पहले जो कहानी थी वो वेद साहित्यों पे आधारित थी। ठीक है, महाभारत पे आधारित थी कि इस तरह से था मगध साम्राज्य का। ठीक है, लेकिन अब जो सही कहानी, जो यहाँ से कहानी प्रारंभ होती है हरेक वंश से। ठीक है, महिया जो पुलिक की हत्या करके एक हरेक वंश की स्थापना करके अपने बेटे बिंबिसार को गद्दी पे बैठाता है, और हरेक वंश। ठीक है, तो हरेक वंश में भी 3 शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। ठीक है, उदयन। अब बिंबिसार से हम शुरू करते हैं। अब बिंबिसार 544 बीसी से 492 ईस्वी तक अपना शासन करता है, गिरिब्रज को अपनी राजधानी बना लेता है। ठीक है, बिंबिसार एक ऐसा शासक बनता है जो दूसरे महाजनपद में, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि 16 महाजनपदों में बिहार में 3 महाजनपद था। ठीक है, हम बिहार का एक मैप देखते हैं। ठीक है दोस्तों, बिहार का ये गंगा है, बीचों बीच गंगा जो उत्तरी और दक्षिणी में बांटती है। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया बिहार को। ठीक है, तो यहाँ पे जो मध्य गंगा के दक्षिणी एरिया में जो था वो आपका पटना के दक्षिणी एरिया में आपका मगध था। ठीक है, मगध था। यहाँ पे अंग था भागलपुर में। ठीक है मित्रों, यहाँ पे जो गंगा के उत्तरी में जो आपका लिच्छवी गणराज्य कहलाता था। तो 3 ये आपके बिहार में गणराज्य आपका महाजनपद था। ठीक है ना, उसमें आपस में भिड़ंत होता रहता था। बिंबिसार जो मगध में शासक था, वह कभी अंग को भी अपने लड़ाई करके, अपने युद्ध करके अपने मगध में मिला लिया था। ठीक है ना, फिर लिच्छवी से बराबर होती रही। सबसे ज़्यादा लिच्छवी से अजातशत्रु की हुई भिड़ंत। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे। बिंबिसार एक और नियम अपनाया, वैवाहिक संबंध करके दूसरे प्रदेश के साथ अपना संबंध अच्छा बनाने का। ठीक है ना, मतलब मधुर बनाने का, दूसरे देशों के साथ संबंध, दूसरे महाजनपद के साथ संबंध बनाने का वो काम करता था। जैसे कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन से भी, जो महाकोशला से भी उसने प्रेम विवाह किया। ठीक है ना, विवाह करके संबंध स्थापित वहाँ से अच्छा खासा किया। ठीक है, एक जो लिच्छवी गणराज्य की रानी चिलमना से भी अपना वैवाहिक संबंध स्थापित किया। एक मध्य प्रदेश, जो अभी मध्य देश कहिए पंजाब, वहाँ की रानी क्षेमा से भी अपना संबंध स्थापित करके, वैवाहिक संबंध करके क्षेत्र विस्तार इसने लिया। ठीक है ना, तो बिंबिसार अब अस्थाई सेना रखने के कारण सेनीय कहा जाता था। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेनीय किसे इतिहास में कहा गया, तो हरेक वंश के शासक बिंबिसार को। ठीक है ना, बिंबिसार को कहा जाता था। ठीक है ना, बिंबिसार, ये हरेक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। पितृहंता वंश, पितृहंता मतलब पिता को मार के ये आगे बढ़ा,
इसने भी बिंबिसार को अजातशत्रु ने मारा, अजातशत्रु को उदयन ने, तो इस तरह शासन सब अपना पुत्र उसका करता गया, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब पहले मगध की राजधानी जो थी राजगिरी, का पुराना नाम कुशाग्रपुर, वसुमित्र, गिरिब्रज, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बिंबिसार को श्रेणिक भी कहा जाता था, बिंबिसार को श्रेणिक भी कहा जाता था। बिंबिसार ने अंग के शासक ब्रह्मदत्त की हत्या करके मगध में अंग को मिला लिया, ठीक है ना, मगध अंग में मिला लिया। तो अंग में मिला लिया। अब उसके बाद मगध में अंग को मगध में मिला लिया, ठीक है। अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व। अब अजातशत्रु का बहुत ही योगदान है मगध में अन्य महाजनपद को मिलाने का, ठीक है। पिता बिंबिसार, माता महाकौशला, ठीक है ना। ये प्रसेनजीत की बहन थी, प्रसेनजीत की बहन। ये प्रसेनजीत से भी इसका क्या करता था कि पटता नहीं था, ठीक है ना, किसका, अजातशत्रु का। अजातशत्रु का नहीं पटता था। ये महाकौशला जो थी इसकी बहन थी और उसे युद्ध हुआ करता था, बार बार युद्ध होता था। और महाकौशला को जो जमीन दी गई थी प्रसेनजीत द्वारा, उसे इसने आपस ले लिया, ठीक है ना। तो इसके लिए अजातशत्रु बराबर इसका प्रसेनजीत, इसका भाई जो था प्रसेनजीत से युद्ध किया करता था, ठीक है। युद्ध में यह हारा और इसकी बेटी जो बजीरा थी, बजीरा से शादी अजातशत्रु की होती है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ये मामा हो गया, मामा की बेटी, ठीक है ना, महाकौशला की ये होगी, ठीक है ना ये। तो अब लिच्छवी के चलन्ना से हल बेहल से युद्ध हुआ और सेनाग हाथी के लिए, ठीक है ना। तो हल बेहल जो था यह पुत्र था किसका, चेलन्ना का, लिच्छवी की राजकुमारी चेलन्ना का पुत्र था। और सेनाग हाथी था, ठीक है ना। हाथियों के लिए उस समय वैशाली जाना जाता था, बज्जीसंग जाना जाता था, इसलिए यहाँ पे क्या युद्ध होता था सेनाग से लिए। तो अजातशत्रु का सेनाग से होता था। अब अजातशत्रु ने नए हथियार प्रयोग किए, महाशील कंटक और रथ मूसल, ठीक है ना। ये दो इम्पोर्टेंट हैं। ये भी पूछ सकता है कि नए जो हथियार का प्रयोग हर्यक वंश के दौरान रथ मूसल और शील कंटका का प्रयोग किसने किया था, तो अजातशत्रु ने किया था। ये था एक गुलेल टाइप का, ठीक है, घींच के मारने वाला होता था, गुलेल टाइप का गुलेल। और ये था टैंक, ठीक है ना, जो अभी आधुनिक में टैंक है, ये था अजातशत्रु का, ये नया प्रयोग था। अब सुमंग वासनी बौद्ध साहित्य है, उसमें अजातशत्रु को सेनाग और हल बेहल की प्राप्ति हुई। सुमंग वासनी जो बौद्ध साहित्य है उसके अनुसार हल बेहल और सेनाग जो हाथी है उसकी प्राप्ति हो गई है। बज्जियों और मगध के युद्ध में मखली पुत्र घोषाल जो आजीवक संप्रदाय का, यहाँ पे लिखिए, ये जो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक, ये आजीवक, तो इसी में बज्जी और मगध में युद्ध के दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और कुनिक भी कहा जाता था, अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता था। प्रथम बौद्ध संगीति जो है इसी के अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में हुआ था, जो सप्तपर्णी गुफा राजगीर में हुआ था, ठीक है ना। और इसकी अध्यक्षता करने का महाकश्यप ने काम किया, महाकश्यप किए, ठीक है ना। और इसमें सुत पिटक विनय पिटक का संकलन हुआ। तो ये इम्पोर्टेंट है आगे, और हम देखेंगे इसकी मृत्यु के बाद, मृत्यु मतलब अजातशत्रु की हत्या उदयन कर देता है इसका बेटा, इसी कारण इस वंश का नाम पितृहंता वंश भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि पितृहंता वंश किस वंश को कहा जाता है, तो हर्यक वंश को कहा जाता है मित्रों, ठीक है। तो आगे आप इसके नोट करें, बिल्कुल नोट करें, हमारे क्लास में है, आप नोट करें, नोट करेंगे तो आपको रिवीजन होगा। जब एग्जाम आप देंगे उस समय, उससे पहले आप रिवीजन करके जाएंगे तो बहुत अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंसाइंट हिस्ट्री कला और बिहार स्पेशल के लिए भी तो है ये दोनों, क्योंकि प्राचीन भारत जो है पूरा बिहार है, ठीक है ना, पूरा प्राचीन बिहार है। तो ये चीज़ है आपको ये। अब इसके बाद उदयन आता है, ठीक है ना। अब उदयन जो अजातशत्रु को मारकर 460 से 444 BC तक यह मगध का शासक बनता है, ठीक है। उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। और ऐसा ही प्रश्न आता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, ठीक है ना। तो उदयन ने
उदयन का नाम उदय भद्र भी है, उदय भद्र, ठीक है, इसे नोट कर ले, उदय भद्र भी है। अब अंतिम शासक नागदशक, ठीक है, अंतिम शासक नागदशक। उदयन ने पाटलिपुत्र में जैन चैतल्य की स्थापना की। नागदशक, जब नागदशक से मगध नहीं संभल रहा था तो वहाँ की जनता क्षुब्ध आकर जो काशी में उस समय प्रांतपाल गवर्नर थे शिशुनाग के बुलाकर, और शिशुनाग उसे हत्या करके ये मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना करते हैं, और शिशुनाग वंश की स्थापना करके वह मगध की राजधानी वैशाली बनाते हैं, ठीक है। अगला शासक जो था कालाशोक। कालाशोक से बहुत सारा प्रश्न बनता है, जैसे द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासन में हुई, तो शासक में हुई तो कालाशोक, ठीक है ना। और कालाशोक में मतलब कौन से बौद्ध संगीति हुई दूसरी, और कौन कौन से कार्य हुए, वो सभी से प्रश्न आते हैं। तो ये हमने इससे पहले वाला वीडियो में सारा चीज़ डिटेल्स पढ़ा दिया है, ठीक है ना। तो बाणभट्ट हर्षचरित्र, ठीक है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कालाशोक को बताता है। जो बाणभट्ट का जो हर्षचरित्र है इसमें बताता है। इसकी हत्या जो है महापद्मनंद द्वारा की गई थी। ये कालाशोक की हत्या किसके द्वारा, महापद्मनंद द्वारा की गई थी। काकवर्णी भी इसको कहा जाता है कालाशोक को, ठीक है। तो शिशुनाग वंश का ये था शासक कालाशोक। अब महापद्मनंद नंद वंश की स्थापना करता है, ठीक है। नंद वंश की स्थापना, इसे उग्रसेन, एकराट, सर्व क्षत्रांतर की संज्ञा दी गई है। अब एकराट की संज्ञा क्यों, क्योंकि इसने 8 जो प्रदेशों को जीतकर इसने एकराट की संज्ञा ली है। उग्रसेन ये अत्यधिक उग्र था, ठीक है। महापद्मनंद, इसे अत्यधिक संपत्ति होने के कारण इसे महापद्मनंद कहा जाता था, ठीक है ना। अब मान लीजिए उपनाम से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे बिंबिसार को तो अत्यधिक सेना रखने के कारण सेनीय कहा जाता था। अजात शत्रु को कुनिक कहा जाता था उपनाम से, ठीक है। उग्रसेन महापद्मनंद को एकराट, उग्रसेन सर्व क्षत्रांतर, क्षत्रियों का विनाश करने के लिए जाना जाता था। इससे क्षत्रियों का हमेशा से इससे नफरत रहता था, ठीक है ना। उसका विनाश करता, उसकी हत्या करने के लिए जाना जाता था महापद्मनंद, ठीक है। जैन धर्म का ये अनुयायी था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। कलिंग से जीन की मूर्ति उठाकर लाया और कलिंग को मगध का हिस्सा बनाया, मगध में मिला लिया, ठीक है। अब इसका अंतिम शासक जो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद का बहुत ही इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है, और इसके सापेक्ष चंद्रगुप्त मौर्य का, चाणक्य का भी उतना ही महत्तम स्थान है, ठीक है। तो यह नंद वंश का अंतिम शासक था। घनानंद के पास एक बड़ा सेना था, उपनाम अग्रमीज, इंपॉर्टेंट है। उपनाम अग्रमीज से किसे जाना जाता है, तो घनानंद को जाना जाता है, ठीक है दोस्तों, याद रखें घनानंद को जाना जाता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर इसे पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना कर डाली। आगे जो चलेगा मौर्य वंश का चलेगा। और एक चीज़ और याद कीजिएगा, सिकंदर भारत पर आक्रमण इसके समय ही किया, मतलब घनानंद के समय। जैसे देख लीजिए ये भारत का नक्शा है, ये भारत का नक्शा हो गया दोस्तों। तो यहाँ क्या है, यहाँ सिंधु है, ठीक है, और सिंधु प्लस झेलम, तो ये दोनों के जो तट पे, ठीक है ना, एक युद्ध हुई थी, ठीक है ना। पोरस और अलेक्जेंडर, जिसे सिकंदर कहते हैं, ठीक है ना, सिकंदर, इसके बीच हुए थे। कौन सा, तो हाइडे स्पीज की युद्ध हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो इस समय जो मगध का शासक था, मगध का शासक घनानंद, कौन था, घनानंद था, मगध का शासक घनानंद था, ठीक है। ये भी पूछ सकता है हाइडे स्पीज के युद्ध के समय मगध का शासक कौन था, तो घनानंद था।
और घनानंद का विनाश करके चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से वहाँ पे मौर्य वंश की स्थापना की। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डाटा थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बिल्कुल पूछे जाएंगे। आप इस डाटा को तैयार करें, हमारे साथ जुड़े रहे। आप नए हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आनंद उठाएं। आप 67, 68 में ज़रूर विजय प्राप्त करें। आप निश्चित रूप से करेंगे अगर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, रिवीजन मारने का ये क्विक रिवीजन भी आपको ये वीडियो देगा। ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो निश्चित रूप से हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अन्य ग्रुप एजुकेशन चैनल ग्रुप पे भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, अन्य दोस्तों को भी आप बता सकते हैं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब निश्चित करें। धन्यवाद।